मैं आज एक रिपीट कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ ताकि जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनको समझ में आए कि अपना संघ क्या है और क्यों जुड़ना जरूरी है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे हमको पता है कि हमारे 29 लाख संगठन बन चुके हैं। लगभग 10 पॉलिटिकल पार्टियां 70 साल से काम कर रही है। क्या हम अपने उद्देश्य में सफल हुए? मेरे हिसाब से नहीं हुआ, आप लोग के हिसाब से भी नहीं हुए हैं। तो ये अपने जो उद्देश्य में सफल नहीं हुए, इसका कारण क्या है? इसका रूट कॉज क्या है? जब तक हम ये रूट कॉज नहीं जानेंगे, इनके कारण नहीं जानेंगे, तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं ला सकते। सॉल्यूशन लाने के लिए हमको इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से इसके 7 कारण हैं, जिसको मैं 7 वायरस बोलता हूं। एक है पद। हमारे लोग ने संगठन बनाए, बाबा साहब ने 6,743 जातियों को जोड़ के 3 जातियां बनी, SC ST OBC। उनने क्यों किया? उनने किया कि हमारे लोग संगठित होंगे, मगर हमारे लोग संगठित हुए नहीं। और बाबा साहब ने बोला कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। मगर हमारे लोग ने संगठित होने के बजाय संगठन बनाना शुरू कर दिया, और संगठन बनाते बनाते 29 लाख संगठन बना डाले, जिसमें से 4 लाख संगठन आज भी एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम संगठित हुए, जुड़े कि हम बिखर गए। हम तो बिखर गए। 6,743 जातियों के बदले में हम तो 4,29 लाख संगठन में हम लोग टूट गए। तो हमारी जो ताकत थी, हमारी जो शक्ति थी, वो तो 4 लाख संगठन, 29 लाख संगठन तो और टूट गई। हमारी जो ताकत थी वो तो पूरी की पूरी बिखर गई। जो हमारे विरोधी लोग चाहते थे, हमने तो उनका काम पूरा कर दिया। तो इसके कारण क्या थे? जिन लोगों ने संगठन बनाए, तो क्या उनका उद्देश्य गलत था? नहीं, उनका उद्देश्य कुछ लोग का बिल्कुल सही था। 80% लोग उसमें से उस उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे, मगर कुछ लोग जो थे वो उनका उद्देश्य गलत था, और इसलिए हमारे सारे संगठन टूटते गए। एक संगठन बना, फिर उसमें डिस्प्यूट हुआ, फिर 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 बने, तो एकदम मल्टीप्लिकेशन में वो संगठन टूटते गए। तो हमको ये जानना होगा कि वो संगठन टूटने का कारण क्या है। जब तक हम वो कारण नहीं जानेंगे, तब तक हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं ला सकते। तो उसके 7 कारण मेरे हिसाब से हैं। एक है पद। तो जो संगठन में लोग जो जुड़ते हैं, वो किसी पद की लालसा के कारण जुड़ते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि कुछ चंदा मिलेगा तो उससे हम कुछ बेनिफिट ले लेंगे। तो दूसरा कारण है पैसा। तीसरा कारण है कि बोले हमको कुछ प्रतिष्ठा मिलेगी, तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण है, कुछ लोग इसलिए जुड़ते हैं कि मैं इन संगठनों से जुड़ूंगा तो मेरे को फ्यूचर में कुछ राजनीतिक बेनिफिट मिल सकता है, या मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। तो ये चौथा कारण है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। एक और टूटने का कारण है कि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन करते हैं हम किसी भी संगठन का, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे हमको करना पड़ता है। जब व्यक्ति विशेष के नाम पे वो संगठन चले जाता है, तो हम जब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम देना पड़ता है, उसका अकाउंट नंबर देना पड़ता है। तो सारी पावर वो इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। घर में चलेगा। और छठवां कारण है कि उसका फॉर्मेट। आपने जितने भी संगठन देखे, तो उसका फॉर्मेट, कार्य करने का तरीका बिल्कुल एक ही था। एक प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोषाध्यक्ष होगा, सचिव होगा, और कुछ इसी टाइप का उसका सिस्टम फॉर्मेट है। तो आपने देखा कि जो 29 लाख संगठन है, उनकी कार्यशैली लगभग एक ही थी, लगभग सेम कॉन्सेप्ट था। तो ये छठवां कारण है। सातवां कारण कि उसके जो सदस्य और जो फाउंडर मेंबर थे, वो स्वार्थी थे। मैक्सिमम लोग उसमें से स्वार्थी थे। यही कारण है कि उनके टूटने का कारण। ये जो मैं इनको बोलता हूं, ये 7 वायरस, ये 7 वायरस में से एक भी वायरस किसी संगठन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी में भी होगा, तो वो अवश्य टूटेगा। ये हम 70 साल से हम देखते चले आ रहे हैं। ये हमारा इतिहास बता रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये हमारा पुराना इतिहास हमको बता रहा है कि ये 7 में से एक भी वायरस बचा रहेगा, तो वो संगठन सही से काम नहीं कर पाए, वो टूटेगा।
ये हमारा पुराना इतिहास हमको बता रहा है। तो इसका विकल्प क्या है? इसका कुछ तरीका है कि ये सातों को हम रिमूव कर सके? तो वाकई में हम इसको सातों में से एक का भी हम अपने इसमें से नहीं रहेगा। और इसका सॉल्यूशन 100%, यदि हम ये समझ जाते हैं कि 7 कारण हमको कैसे दूर करना है, तो हमारे ही लोगों में से कुछ लोग ने झाड़ पोंछ के समण संघ का कॉन्सेप्ट निकाला है। समण संघ आज नहीं, बहुत पहले से था। भगवान गौतम बुद्ध के पहले से भी ये संघ था, बस हमने इसको झाड़ पोंछ के उजागर किया है। तो संघ का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में ये जो 7 वायरस है, इसमें से एक भी वायरस नहीं। समण संघ में न पद होता है, न प्रतिष्ठा है, न पैसा है। न हम पैसा चंदा लेंगे न देंगे, न इसमें पद है। सारे सदस्य का जो अधिकार है, वो सारे सदस्य का अधिकार सेम। न हम पैसा लेंगे न पैसा देंगे। प्रतिष्ठा, तो जब न पैसा है न पद है, तो प्रतिष्ठा भी नहीं रहेगी। फिर चौथा था राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तो संघ ये बोलता है कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। हमारा कोई सदस्य जाना चाहे तो वो जा सकता है, मगर समण संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। छठवां कारण था, छठवां वायरस जो हमारा था, वो था फॉर्मेट, कार्य प्रणाली, संगठन की कार्य प्रणाली। तो जो इसमें कोई पद नहीं है, पैसा भी नहीं है, प्रतिष्ठा भी नहीं है, और इसको हम कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब इसकी जो पावर है वो किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं रहेगी। इसमें जो भी निर्णय लिया जाता है वो सामूहिक लिया जाता है। और सातवां कारण था स्वार्थ। तो इसमें आपको कोई पैसा नहीं मांग रहा है, कोई आपको पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहाँ पूरी नहीं हो सकती, और स्वार्थी लोग यहाँ पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई काम दे नहीं रहा है। यहाँ पे काम आपको खुद डिसाइड करना है कि मैं क्या काम करूंगा, या आपको बताना है कि मैं संघ के लिए क्या कार्य करूंगा। तो हम डिसाइड करेंगे कि हमको संघ के लिए क्या कार्य करना है। संघ में शक्ति होती है, जैसा कि मेरे पिछले 2 साथियों ने बताया कि यदि हम अंधेरे में जा रहे हैं तो हमको वहां डर लगेगा। यदि मेरे को एक साथी और मिल गया तो मैं थोड़ा कंफर्ट हो जाऊंगा, मैं आरामदायक महसूस करूंगा। 4-5 और लोग मिल गए तो फिर तो वो मेरे में एक पावर आ जाएगी कि मेरे रास्ते में जो भी परेशानी आएगी उसको मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। तो यही एक कारण है कि हमको समण संघ में जुड़ना है। समण संघ में क्यों जुड़ना है, उसके कारण मैंने आपको ये बता दी है। अब इसका एक उदाहरण देके बताता हूं कि आप लोग ने देखा होगा सिंधी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, पंजाबी लोग सक्सेस हैं अपने बिजनेस से लेके हर चीज में। संख्या में ये बहुत ही कम है, मगर इन तीनों चारों चीजों में एक कॉमन, वो कॉमन क्या है कि ये अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, वीकली मिलते हैं। वीकली मिलना जुलना इनमें बहुत कंपलसरी, डेली तो करते ही हैं, मगर वीकली इनका मिलना जुलना कंपलसरी होता है। यदि चर्च में कोई पर्सन संडे मीटिंग ज्वाइन नहीं करता है तो वहां उनको फाइन लगता है। और मगर हमारे लोग अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय में बट गए हैं। यही कारण है कि हमने अपनी ताकत खो दी। तो इसको ताकत को पुनः प्राप्त करने का तरीका क्या है? जैसे आपने देखा होगा, सिंधी हो गया, पंजाबी हो गया, क्रिश्चियंस हो गए, इनमें कॉमन चीज है कि मिलते हैं आपस में, कंटिन्यूस मिलते हैं। तो वो जो मिलने जुलने का जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए समण संघ डेली मीटिंग रखता है और डेली की वीकली संगति करता है, और हमको इसको बढ़ाना भी है। तो समण संघ बोलता है कि जुड़िए, मगर जुड़ना और जोड़ना कहने के लिए जरूर बहुत आसान है, मगर ये एक्चुअल में करना उतना आसान नहीं है जो मैं समझता हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे जो ब्रेन है, हमारी जो पुरानी आदतें थे, कई पीढ़ियों से जो हमारी चले आ रही है, और हमने जो पढ़ा है, हमने अपने इतिहास हमने भुला दिया है। हम अपना ओरिजिनल इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, ना हम पढ़ रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। यही कारण है कि हमने अपनी संघ की ताकत खो दी है, और हमको जो पढ़ाया जा रहा है, हमको वो गलत पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि हम अपना ओरिजिनल इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं,
जो हम गलत, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग हो गई है, हमारे दिमाग में गलत सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है, उसको हम फॉर्मेट करके दोबारा व्यवस्थित कर सकते हैं। उसका तरीका एक ही है कि आप अपने इतिहास का सच्चा ज्ञान हो, और आप जो पढ़ रहे हो, हम में से कोई भी आदमी फैक्ट चेकिंग नहीं करता है। हमको जो बताया जा रहा है क्या वो सही है या हम नहीं जानते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जो धम्मपद में लिखा गया है सेम टू सेम कॉपी धम्मपद से चुरा के गीता में लिखा गया है, मगर हमने कभी पढ़ा ही नहीं। गीता सही से पढ़ी ना, हमने अपना धम्मपद पढ़ा। एक और दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं, चाणक्य के बारे में। चाणक्य के बारे में यह कहा जाता है कि वो अशोका के समय में था, मगर और वो चाणक्य कौन सी भाषा बोलता था? चाणक्य बोलता था संस्कृत। जबकि यदि आप अपना प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो संस्कृत तो उस समय थी ही नहीं। इसका एक एग्जाम्पल आपको प्रूफ बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आपके इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे आपका ब्रेन वॉश किया गया। आपने बार बार चाणक्य सीरियल दिखे और आपने उसी को सच मान लिया। किसी भी आदमी ने, हमारे में से कोई एक आधी पर्सन होगा जिसने फैक्ट चेकिंग करने की कोशिश की कि ये सही है कि नहीं? कोई नहीं करता है। और वो बार बार हम वो सीरियल और हम वो किताबें और अपने इतिहास में हम पढ़ रहे हैं, हमारी शिक्षा में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग की बार बार पढ़ पढ़ के हमारे दिमाग में गलत प्रोग्रामिंग होगी। अब हमको कोई सही बताता भी है तो हम उसको मानते नहीं है। मानते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रूफ नहीं बता रहा हमको कोई। तो प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। सम्राट अशोक ने 84,000 शिलालेख लिखवाए। शिलालेख चेंज नहीं हो सकते, सदियों सदी वातावरण की और एनवायरमेंटल वियर एंड टीयर को वो सह सकते हैं, और वो चेंज नहीं हो सकते हैं। कागज सड़ जाएंगे, आप उसमें लिख सकते हैं, ताम्रपत्र को भी आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं, मगर जो रॉक इंस्क्रिप्शन होते हैं वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सम्राट अशोक ने 84,000 शिलालेख लिखा है, और वो शिलालेख उनने 4 भाषाओं में लिखा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो 4 भाषाएं कौन सी थी। वो 4 भाषाएं थी प्राकृत भाषा, बामी लिपि, पाली, और चौथी भाषा थी यूनानी। जो व्यक्ति, जो राजा विदेशी भाषा में शिलालेख लिखा सकता है, तो वो क्या संस्कृत में नहीं लिखा सकता? संस्कृत में उसने क्यों नहीं लिखा? संस्कृत एक्चुअल में उस समय थी ही नहीं। यदि आप डिटेल, यदि अपनी हिस्ट्री खोजेंगे तो आप देखेंगे कि संस्कृत में पाली के अक्षर मिलते हैं, मगर एक भी संस्कृत का अक्षर पाली में नहीं मिलता। ये जानबूझ के आपका इतिहास तोड़ मरोड़ के आपके ब्रेन में घुसाया गया। एक तीसरा एग्जांपल बता रहा हूं, शॉर्ट में बताऊंगा। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। हम सब लोग यही जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने धोखा दिया और गद्दारी दी, हम लोग यही जानते हैं। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पृथ्वीराज रासो नाम की बुक, ये कैसे पता चला कि जयचंद ने हमको धोखा दिया था, पृथ्वीराज को धोखा दिया था? ये लिखा है, पृथ्वीराज रासो नाम की एक किताब है, ये उसमें लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि जयचंद और पृथ्वीराज भाई थे, और संयोगिता को पृथ्वीराज ने उठा के ले गया था, इसलिए वो जयचंद पृथ्वीराज से नाराज था। इसलिए उसने शहाबुद्दीन गोरी को बुलवाया और इनकी लड़ाई करवाई। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब अंग्रेज लोग आए तो उन लोगों ने जो खुदाइयां करवाई और उनको जो रॉक इंस्क्रिप्शन, कॉपर इंस्क्रिप्शन मिले, तो उनने उसकी बहुत डेप्थ में स्टडी करवाई। तो उनने ये काम दिया गया था डॉक्टर महापोध्याय गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। जब इनने इसकी फैक्ट चेकिंग की तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस किताब में लिखी गई सारी चीजें काल्पनिक हैं, और यह किताब 16वीं शताब्दी की भी नहीं है, ये उसके बहुत बाद की है। और जयचंद का जो इतिहास है वो 11वीं शताब्दी का इतिहास है, और किताब लिखी गई है ये 16वीं शताब्दी के बाद। और यह किताब जानबूझ के जयचंद को बदनाम करने के लिए लिखी गई। जैसे पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन अपने साथ अपने देश ले गया था, यह बात बिल्कुल गलत है। दूसरा, संयोगता का जो किरदार है वो भी काल्पनिक है। एक्चुअल में
पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी, ये बात सही है। युद्ध क्षेत्र में जब वो हारने लगा तो हाथी से कूद के वो घोड़े से भागने लगा था, और शहाबुद्दीन गोरी के सैनिकों ने उसको नदी के किनारे ले जाके मौत के घाट उतार दिया गया था। ये बुक में गलत लिखा गया है कि शहाबुद्दीन गोरी उसको अपने देश में लेके गया था। और एक और चीज, पृथ्वीराज और जयचंद भाई नहीं थे। ये एक नहीं, ये कई रॉक इंस्क्रिप्शन में और कई फैक्ट चेकिंग में उस समय के जो समसामयिक जो लेख हैं उसमें जो ये फैक्ट चेकिंग में पता चला है कि जयचंद और पृथ्वीराज भाई नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज शब्द वेदी बाण जो कला थी उसको जानता था, ये भी गलत है। प्रबंध कोश में भी लिखा गया है कि पृथ्वीराज को साथ गद्दारी की थी जयचंद ने। तो ये जो प्रबंध कोश जो लिखा गया है ये भी पृथ्वीराज रासो किताब को ही बेस मान के लिखा गया है। तो ये एक्चुअल में ये सब कुछ जानबूझ के गलत बताया गया। ये गलत क्यों बताया गया मैं आपको बताता हूँ। जयचंद एक्चुअल में गहदवाल वंशी राजा विजय चंद के पुत्र थे और इनकी माता का नाम था चंद्रलेखा। इनके दादा दर्शान विजय की स्मृति में इनने, और उसी जिस दिन इन्हें दर्शान विजय किया था उसी दिन इनको पुत्र हुआ था उनकी बहू को, तो उसका नाम उनने उसकी स्मृति में जयचंद रखा था। और जयचंद जैसे पृथ्वीराज रासो किताब में लिखा गया है कि जयचंद जो है वो कन्नौज का राजा था। एक्चुअल में कन्नौज का राजा नहीं था, ये वाराणसी के ये राजा थे। और कन्नौज में इनके दादा ने कन्नौज को जीता था, तो इनकी दूसरी राजधानी कन्नौज बनी थी जिसमें जयचंद ने राज किया था। और बोध गया में एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें डिटेल में लिखा गया है कि भिक्खु जगत मित्रा ने जयचंद का शिक्षा दीक्षा और उनके गुरु का काम किया था। तो इनका डिटेल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जैसे हमको रॉक इंस्क्रिप्शन में मिलता है, तो उससे हमको ये पता चलता है कि जो जयचंद है वो बौद्ध फॉलोअर थे, और इनकी जो माता कुमार देवी थी वो महायान की बौद्ध में वो है फील्ड है महायान, उसके ये लोग फॉलोअर थे। जब 1968 में जयचंद का राज्याभिषेक हुआ था, और जब इनका राज्याभिषेक हुआ था और फिर उसके बाद 1168 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, और 1178 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब 1178 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो बंगाल के जो सेन वंशी लोग थे, इन लोग ने सोचा कि अब तो ये कमजोर हो गए हैं, तो इन्होंने जयचंद के राज्य पे हमला कर दिया था। तो उसके बाद भी इन लोग ने बहुत वीरता से जयचंद ने लड़ाई लड़ी, और इनके जो भिक्खु थे, इनके जो गुरु थे, इन्होंने उसको नेपाल और तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया। यदि आप उस समय का रॉक इंस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये एविडेंस आज भी है, इससे आप पता कर सकते हैं। एक्चुअल में ये है तो बहुत लंबा, और जैसा कहा गया है कि मेवाड़ के राजा समर सिंह की लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज से। तो भी मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वीराज रासो बुक है इसमें यह गलत लिखा गया है। जो मेवाड़ के राजा जो समर सिंह थे ये तो पृथ्वीराज से 150 साल पहले पैदा हुए थे। तो जब ये 150 साल पहले पैदा हुए थे तो ये इनकी युद्ध पृथ्वीराज से कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तो ये बुक में जानबूझ के हमको गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। एक और दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नाहर देव की बेटी का अपहरण किया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ये भी गलत है। जो नाहर देव की जो बेटी थी वो भी 150 साल पहले हुई थी पृथ्वीराज से। तो ये कैसे संभव है? उनकी बेटी तो जब पृथ्वीराज पैदा हुए उस समय तो वो उनकी बेटी बूढ़ी होकर मर चुकी होगी। तो आप ये देख रहे हो कि कैसे हमको गलत इतिहास पढ़ाया जाए। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपना इतिहास फिर से पढ़ें, हम अपने बच्चों को अपना इतिहास अच्छे से पढ़ाएं, तब हम जानेंगे कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था।
जो अशोका के समय हम जो बोलते हैं कि हमारी भारत जो है वो सोने की चिड़िया थी, तो किस समय थी? वो अशोका के समय थी। ये जो जयचंद जो 11वीं शताब्दी थी, इसके बाद से ही बुद्धिज्म का डिक्लिनेशन चालू हुआ था, बुद्धिज्म का पतन शुरू हुआ था। इसके बाद ही तक्षशिला का जो तक्षशिला के जो विद्यालय जलाना शुरू हुए थे, हमारी जो यूनिवर्सिटियां थी, उसके बाद ही हमको जलाना शुरू किया। बहुत सारी डिटेल्स है, इस अभी तो मैं इतना पूरा नहीं बता पाऊंगा, यदि आप चाहेंगे तो मैं लिंक आपको भेज सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको हमारा गौरवशाली इतिहास जानना पड़ेगा, कहाँ हमसे मिस्टेक हुई, कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं। आज भी हम गलत इतिहास पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में वो जानबूझ के डाला जा रहा है। क्यों बोला जाता है इतिहास? तो हम लोग को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया था? हमको पढ़ने का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया था कि जिस दिन हम पढ़ने लिखने का अधिकार समझ जाएंगे और जानेंगे तो हम अपना इतिहास खोज लेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने बना शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का उनने ये मतलब नहीं था कि आप डॉक्टर की डिग्री ले लो या सिर्फ पढ़ने के लिए, नौकरी पाने के लिए। उनका मतलब था कि आप शिक्षित बन के अपना इतिहास खुद जाने और उस फैक्ट को जाने कि कहाँ गड़बड़ हुई थी, उसको सही करें। इसलिए उनने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म की शरण में जाओगे तो अपने आप संगति करोगे, मिलोगे, एक दूसरे से मिलोगे। और फिर उन्होंने बोला था संगम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाएंगे और हम संघ को फॉलो करेंगे तो हम अपने अधिकार वापस पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।